Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 25th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 25 मई 2021 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। यह आर्टिकल हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो है इसको मैंने काफ़ी लेंदी बना दिया है क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं उसके इनफ डिटेल के साथ। मतलब कि हम लोग यूपीएससी को पूरी तरह से हिट करते ही करते हैं और भी वेरियस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, पहले आर्टिकल में बात करी गई है एक बॉडी के बारे में जिसका नाम है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हुआ क्या है, इसने ना 3 महीने की डील करी थी ईरान के साथ। अब यहाँ पे 3 महीने की डील में क्या डिसाइड किया था, जो ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर ये मॉनिटरिंग करेगी। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि ये जो डील है ना ये एक्सपायर हो चुकी है और हो सकता है इस एक्सपायरी की वजह से जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करी थी यूएसए ने 2015 में, वो वापस से टूट गई थी। नाउ उसको वापस से रिवाइव करने की आज के टाइम पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वापस से ये डील जीवित हो जाए, वापस से हम लोग इस डील को दोबारा से कर पाएं। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये जो एक्सपायरी हुई है इसकी वजह से इस डील के ऊपर इफेक्ट पड़े। मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो ईरान न्यूक्लियर डील वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज के टाइम का, क्योंकि बहुत ज़्यादा खबर में मैं आपको समझाऊंगा ये डील कब आई थी, क्यों आई थी और बीच में ये टूट गई, क्यों टूटी। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे वापस से इसको रिवाइव करने की कोशिश क्यों करी जा रही है। तो सारी चीज़ हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पर ये बात करने वाले हैं ये IAEA क्या है बेसिकली। ठीक है, ये बॉडी हो जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नाउ सबसे पहले हम मैप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है इंडिया का मैप। इंडिया के कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले ईरान को। ईरान कहाँ पर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान है यहाँ पर। ओके, ईरान के बाद यूएसए को देखोगे तो आप यहाँ पर है यूएसए। ओके, नाउ ये दोनों को आप मैप में ध्यान रखना है क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं इनके बारे में। लेकिन अभी हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है IAEA। अब ये जो IAEA है इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया। अब इसको हम लोग जानते हैं वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से। ठीक है, ये इस नाम से भी जानी जाती है। और ये जो IAEA है इसका मेन काम है न्यूक्लियर फील्ड के अंदर जो है कोऑपरेशन करके चलना। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर फील्ड है वहाँ पे अच्छी तरीके से कोऑपरेट करें सभी लोगों से, उसके बाद हम लोग आगे चलें। अब इसको एस्टेब्लिश कब करा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको एस्टेब्लिश करा गया था, क्रिएट किया गया था 1957 में। देखो हो क्या रहा था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तेजी से डेवलप करी जा रही थी, तेजी से हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक बॉडी चाहिए थी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस एजेंसी को बिल्डअप कर लिया था। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो आपको ऑस्ट्रिया के अंदर जो वीना जगह है वहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैंने आपको बताया। मेन ऑब्जेक्टिव्स वही हैं कि देखो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, सिक्योरली, सेफली, पीसफुली जो है उसको प्रमोट करने के काम करता है ये एजेंसी। 2005 में जो है इस एजेंसी को अवार्ड दिया गया था नोबेल पीस प्राइज का, क्योंकि ये पीसफुल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ता है, यानी कि जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसमें शांति लाने की पूरी पूरी कोशिश करने में लगा रहता है। ना उसके कुछ फंक्शंस है, वो क्या है, ये जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये हर साल रिपोर्ट करता है किसको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, जिसको हम लोग UNGA भी बोलते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, उसको रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग करता है कि मान लो कोई कंट्री है जो न्यूक्लियर साइट्स को लेकर या फिर न्यूक्लियर चीज़ से रिलेटेड जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह हैं उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो वो सब चीज़ों के बारे में जो है ये रिपोर्ट करता रहता है, रिपोर्ट देता रहता है UNSC के अंदर। ओके, नाउ अब यहाँ पे बात करी गई थी 2015 के न्यूक्लियर डील के बारे में, क्योंकि ये बोला जा रहा है जो ये डील अभी यहाँ पर, ये जो पुरानी वाली डील एक तरीके से जो ये IA और EA के बीच में, साथ ही साथ ईरान के साथ जो ये डील थी 3 महीने की, ये एक्सपायर हुई। इसकी वजह से हो सकता है इस न्यूक्लियर डील के ऊपर इफेक्ट पड़े। देखो अब ये क्या है,
न्यूक्लियर डील 2015 में करी गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। और इसको हम लोग P5+1 भी बोलते हैं, JCPOA भी बोलते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं, न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। ओके, तो ये 2015 में करी गई थी। 2015 में किसके द्वारा? P5+1 यानी कि कंट्रीज हैं, परमानेंट 5 और +1 में जर्मनी। परमानेंट 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? USA, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया और जर्मनी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, परमानेंट 5 में ये हो गई और +1 में कंट्री है जर्मनी। इन्होंने मिलकर ये एग्रीमेंट किया था, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ये डील करी। इस डील को हम लोग JCPOA के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से। क्यों करा गया था? इस डील के अंदर ये डिसाइड करा गया, जो ईरान है, देखो ईरान के अंदर यूरेनियम भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि ईरान जो है वो उस यूरेनियम का गलत इस्तेमाल ना करे, तो उसकी जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसको कम करने के लिए ये डील करी गई थी कि हम ईरान के साथ ये डील कर रहे हैं, ईरान जो है आपसे न्यूक्लियर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। अपने ये जो आप कह सकते हो कि यूरेनियम पे रिसर्च वगैरह तो कर सकता है छोटी मोटी, लेकिन यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा। ठीक है, एनरिचमेंट करके हम लोग देखो यूरेनियम से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वेपन्स बना सकते हैं, एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं। और आपको पता है कि एटम बम का कितना बड़ा नुकसान होता है अगर वो कहीं पर गिर जाए तो। ओके, तो यहाँ पर उसी को लेकर डील करी गई। कंट्रीज ने बोला आप यहाँ पर बॉम्ब नहीं बनाओगे, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो कंट्री, उसके बदले में ईरान को क्या मिलेगा? ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस थे। कंट्रीज ने बोला ईरान के ऊपर से ये सैंक्शन हट जाएंगे, आप जो है इस यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करो। और उस टाइम पर USA के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा साहब। ओके, ये ध्यान रखना। नाउ ये हो गई थी डील पूरी की पूरी। यहाँ पर ईरान ने सोचा चलो सही है, हमारे ऊपर से सैंक्शन हट रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग ये डील कर लेते हैं, कर ली डील। अब यहाँ पे आता है टाइम आगे आगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना 2015 में डील हुई है ना। उसके बाद यहाँ पे जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ गए। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बारे में ध्यान रखना। सबसे पहले आप देख पाओगे जो ये ब्लू कलर वाला है ना, रिसर्च वाले, तो रिसर्च आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? ईरान के अंदर एक बोनाप जगह है, वहाँ पे रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को लेकर। तेहरान के अंदर आपको इनका रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा। यूरेनियम की माइन कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये खान है यहाँ पर बंदर अब्बास में। उसके बाद मिलिट्री कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पर्चिन के अंदर। अब जो ये एनरिचमेंट एनर्जी थी, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया था, ईरान अब यूरेनियम का, जो ये यूरेनियम मेटल है, इसका एनरिचमेंट नहीं करेगा। यूरेनियम का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, एनरिचमेंट करके हम लोग जो है आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग जो है इससे जनरेट करते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये ग्रीन वाले एरियाज देख रहे हो आप, अभी ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है जिसका नाम है नटांज। ये अभी हाल ही में न्यूज़ में भी था, क्योंकि ये बोला जा रहा था नटांज के ऊपर अटैक हुआ है, और वो अटैक किसने किया है? वो अटैक किया था इजराइल ने। ओके, ऐसा यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पे हम क्या कवर कर रहे हैं अभी? ये ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पहले ये सारी भी एक तरीके से यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट थे, लेकिन इन सबको ईरान ने जो है कन्वर्ट कर दिया, किसी को टेक्नोलॉजी सेंटर में कन्वर्ट कर दिया, किसी को जो है प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिलहाल यहाँ पे अभी के टाइम पर एक ही एनरिचमेंट प्लांट है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, वो है नटांज। ये न्यूज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। हमने क्या देखा? 2015 में डील हो गई, ईरान के अंदर जो है चीज़ें थी वो बदल गई। अब यहाँ पे डील होने के बाद क्या हुआ? जो USA है उसने इस डील को त्याग दिया। कब? साल 2018 में, यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए। ये जो डील थी वो किसके अंडर में हुई थी? बराक ओबामा के साथ, बराक ओबामा के टाइम पे हुई थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा? फटाफट सबसे पहले अमेरिका को, USA को इस डील से निकाल दिया। इस डील के अंदर मैंने बताया था ना P5+1 कंट्रीज हैं, P5 में USA भी है। अब USA को यहाँ पर इस डील से निकाल दिया है। इन्होंने बोला इस डील की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डील से निकालने के बाद ईरान के ऊपर वापस से बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, वापस से प्रेशर डालना चालू कर दिया। नाउ अब ईरान जब एक तरीके से परेशान हो गया पूरी तरीके से, फिर उसने क्या करा? अपनी जो जितनी भी डील के अंदर बातें थी उसने वो फॉलो करना छोड़ दिया। इन्होंने बोला हम भी चलो अब यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगे, दम हो तो रोको। ठीक है, इन्होंने भी जो है अपना एनरिचमेंट वगैरह शुरू कर दिया ना। उसके बाद आप देख पाओगे अभी क्या है, USA ने बीच में मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब थे, तो इन्होंने यहाँ पर इतनी बुरी हालत कर दी थी ईरान की कि मतलब दुनिया भर से बोल दिया कि ईरान से कोई भी पेट्रोल वगैरह नहीं खरीदेगा। ठीक है, ईरान की इकॉनमी वगैरह बहुत बुरी तरीके से हिट हो गई थी। इनफैक्ट इंडिया जो है ईरान से सबसे ज़्यादा पेट्रोल खरीदता था, वो वहाँ पर उसने अपना ट्रेड बंद कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल गई थी। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे आज के टाइम पे अगर हम बात करें साल 2021 के अंदर, तो वापस से इस डील को, क्योंकि हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप गए,
ठीक है, बराक ओबामा आए थे, गए, डोनाल्ड ट्रंप आए, गए, अब हैं जो बाइडन। जो बाइडन की कोशिश ये है कि ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है, इसको वापस से ईरान को इसके अंदर लेकर आया जाए, ईरान के साथ वापस से डील करी जाए, क्योंकि आज के टाइम पर ईरान लगा पड़ा है यूरेनियम का एनरिचमेंट करने में, अपनी न्यूक्लियर पावर्स को और बढ़ाने में। तो इसको यहाँ पर ईरान को इस लिमिटेड कंडीशंस के अंदर लेकर आया जाए, वो यहाँ पर गोल सेट करना चाह रहे हैं। ये थी कंप्लीट खबर। आई होप आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। अगेन एक बहुत ही शानदार आर्टिकल है ये। देखो, यहाँ पर बात करी गई है माउंट नायरागोंगो के बारे में। अब ये जो नायरागोंगो है, एक तरीके से वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फट गया है, उसी वजह से न्यूज़ के अंदर है। और ये ज्वालामुखी कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको कॉन्गो के अंदर देखने को मिलेगा, बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर। नाउ ये ज्वालामुखी फटा, लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आज के टाइम पर इंडियन आर्मी जा रही है, पूरी तरह से भाग रही है उधर की साइड पर, कॉन्गो की साइड पर, क्योंकि लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा ज्वालामुखी था, इसके अंदर से लावा, मैग्मा सब निकलता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह से लोग जो है उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, अपनी जगह से हटाया जा रहा है, ठीक है, सेफेस्ट जगह पर लेकर जाया जा रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो ज्वालामुखी के बारे में आई होप आपको सबको मालूम होगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस तरीके से जो है ज्वालामुखी एरप्ट होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम मैप को देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया का मैप है। इंडिया के कंपैरिजन में कॉन्गो कहाँ पर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, ये जो मैप है ना, इस मैप में ओके, ये जो रेड वाला साइन दिख रहा है आपको, ये टैग जो दिख रहा है, यहीं पर ये आपको वॉल्केनो देखने को मिलेगा। यहीं पर ये वॉल्केनो एरप्ट हुआ है, यहीं पे ज्वालामुखी फटा है। ओके, ये अच्छे से मैप को देख लेना। नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें माउंट नायरागोंगो के बारे में, तो ये एक एक्टिव स्ट्रैट वॉल्केनो है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ये कौन से होते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। और उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है विरुंगा नेशनल पार्क के अंदर लोकेटेड, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपको देखने को मिल जाएगा। और अफ्रीका की अगर हम लोग इतिहास देखें ज्वालामुखी के फटने का, तो ये दो मेन, खासकर नायरागोंगो और जो है न्यामुरागिरा, तो ये दोनों यहाँ पर वॉल्केनो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। लगभग 40% तक जो है यही एरप्ट हुए हैं, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इतिहास में ये दोनों सबसे ज़्यादा एरप्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये ज्वालामुखी फटे हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे कुछ वॉल्केनो के बारे में, जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि अभी हमने न्यूज़ के अंदर देख लिया क्या है, न्यूज़ के अंदर हमने बात कर ली, ये जो कॉन्गो है, वो कॉन्गो के अंदर वहाँ पे एक वॉल्केनो है, वो फटा है। अब वॉल्केनो फटा है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये क्या क्या कंडीशन है वो हमने पता चल गई, हमें ये पता चल गया कॉन्गो के अंदर है, वॉल्केनो का नाम क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए वॉल्केनो एरप्ट कैसे होता है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर के अंदर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो क्लाउड है, क्लाउड से जो बन रहा है, ये ऐश है, पूरा का पूरा धुआं है, क्लाउड ऑफ ऐश है। इसके अंदर आपको बहुत सारी गैसेस देखने को मिलेंगी। अगर ये गैसेस पास हो जाती हैं, मतलब जो अंदर मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा एक तरीके से जब वॉल्केनो के अंदर रहेगा वो उसको मैग्मा बोला जाता है, जैसे ये बाहर निकल जाएगा, बहने लगेगा, तो उसको लावा बोला जाता है। ओके, नाउ होगा क्या, ये आपने देखना है कि जब यहाँ पर जो मैग्मा है ना, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि सल्फर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, H2 हो गया, तो इस तरीके की गैसेस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नाउ होता क्या है कि ये जो गैसेस है ना, ये काफ़ी डेंजरस हैं। अब यहाँ पे अगर गैसेस रिलीज हो जाएंगी तो वॉल्केनो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। अगर गैस इस मैग्मे के अंदर ही है, तो ये मैग्मा और ज़्यादा थिकर होगा, और ज़्यादा मोटा होगा, और मैग्मे के अंदर ये गैसेस देखने को मिलेंगी, और ये बार बार प्रेशर मारेगा इधर से, बार बार ये प्रेशर जनरेट होता रहेगा। जैसा होता है ना, एक पत्थर है, इस पर आप हथौड़े मारते रहोगे, शुरुआत में तो टूट नहीं रहा, फिर एक समय आएगा जो कमज़ोर होकर पूरा टूट जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रेशर बनता रहेगा, फिर उसके बाद जब इसकी सतह ये कमज़ोर हो जाएगी, ये हो जाएगा एरप्ट, क्योंकि इसके अंदर ये मैग्मा प्रेशर बना रहा था। कंप्लीट। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसको ऐश क्लाउड बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको वेंट बोलते हैं। समिट यहाँ पर आप देख पाओगे, ये लावा हो गया। ध्यान रखना, जब ये अंदर रहेगा तो इसको मैग्मा बोला जाता है, और ऊपर रहेगा तो ये लावा बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग वॉल्केनो के 3 स्टेट देख पाएंगे। सबसे पहले एक एक्टिव वॉल्केनो होता है, दूसरा डॉर्मेंट वॉल्केनो होता है, तीसरा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो होता है। जो अभी ये कॉन्गो के अंदर फटा है वो एक एक्टिव वॉल्केनो है। ओके, एक्टिव वॉल्केनो का मतलब ये है, ये कभी भी फट जाएगा, ये हर 5 साल 10 साल में ये फटते रहते हैं, ठीक है। और डॉर्मेंट वॉल्केनो ये कभी कभी फटते हैं, 50 साल 60 साल में ये फटते हैं, एक ही बार में तबाही मचाते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जो कि कभी फटते ही नहीं है,
ये ख़त्म हो चुके हैं, मरे हुए हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ अब देखो होता क्या है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे वोल्केनो इरप्ट क्यों होता है, बेसिकली फटता क्यों है। जब वोल्केनो के अंदर आप देख पाओगे जो मोल्टन रॉक है, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा बढ़ता रहेगा, उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता रहेगा। और मैग्मा बनता कैसे है, अर्थ की जो मेंटल होती है ना, अर्थ के अंदर आप देख पाओगे 3 आपको कोर एरियाज देखने को मिलेंगे। एक तो इनर कोर होता है, इसके ऊपर आप देख पाओगे अर्थ के अंदर, तो एक आउटर कोर होता है और तीसरा मेंटल होता है। ठीक है, ये आप नीचे आग भरी हुई है। ठीक है, अंडरग्राउंड हम लोग अगर बात करें अर्थ के अंदर, तो पूरी की पूरी आग भरी हुई है। तो ये जो मेंटल है ये पिघलता है। ये पिघलने के बाद जो है यहाँ पर क्या होगा, पिघलने के बाद ये एक फोर्स जनरेट करेगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा। और जैसे मैंने बताया प्रेशर लगता रहेगा। इसके अंदर से अगर गैसेस निकल जाती है, इस मैग्मा के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, SO2 CO2, ये गैसेस अगर निकल जाती हैं तो वोल्केनो इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। अगर ये गैसेस मैग्मा के अंदर ही हैं तो फिर ये और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, ये और ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, जिससे कि वोल्केनो एक ही बार में काफ़ी तेज़ी से फटता हुआ नज़र आएगा। ओके, नाउ आपको मैंने ये बता ही दिया, अगर वोल्केनो के अंदर है ये जो लावा है, एक तरीके से ये अंदर है तो उसको मैग्मा बोला जाएगा। अगर ये बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। सिंपल सी बात है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है सीता के बारे में। अब ये सीता है क्या, देखो आपको मालूम होगा, आपने बहुत सारी न्यूज़ कवर करी होगी। एयर इंडिया ने बताया कि जो डेटा है इनका, एक तरीके से जो भी यहाँ पे यूज़र्स, एक तरीके से जो एयर इंडिया का फ्लाइट का इस्तेमाल किया है, ऑब्वियस सी बात है फ्लाइट इस्तेमाल करिए तो आपने डेटा वगैरह यहाँ पे तो लगाया होगा। तो यहाँ पे एयर इंडिया के द्वारा बताया गया कि जो इनका डेटा है लोगों का, वो ब्रीच हो चुका है, डेटा यहाँ पर उसका उल्लंघन हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये एयर इंडिया अपना डेटा कहाँ पे रखता है, सारा का सारा एयर इंडिया अपना सारा का डेटा रखता है सीता पे। ठीक है, अब ये सीता कहाँ पर है, ये सब क्या है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। लगभग 45 लाख पैसेंजर्स का डेटा लीक किया हुआ है। ठीक है, लीक हुआ है यहाँ से, तो उसके बारे में बताया गया है। सीता क्या है, एक सोसाइटी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन एरोनॉटिक्स, इसको अगर हम बात करें तो ये मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि आपको आईटी और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देती है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा रखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एयर इंडिया कहाँ पे अपना डेटा रखेगा, डेटा उसने वहीं पर रख रखा है। ये कंपनी स्टार्ट करी गई थी 1949 में, इसके बारे में ध्यान रखना। 11 मेंबर एयरलाइंस इसके अंदर, एयरलाइंस के लिए यहाँ पर काम करती है। 2500 कस्टमर्स हैं और ये 200 कंट्रीज से भी ज़्यादा के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है आज के टाइम पर इसके अंडर में रहती हैं। नाउ ये थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएगा, आगे हम बात करने वाले। ये नंबर ये पुराना है, ठीक है, डेटा आज के टाइम पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सीता का हेडक्वार्टर है वो आपको स्विट्जरलैंड के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस है जेनेवा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया सीता के इस डील के सीता की डील के अंदर कब आया था, तो वो आया था 2017 में। आपको ध्यान रखना है 2017 में आने के बाद हमने कोशिश ये करी थी कि हम जितना भी डेटा है वहाँ पर स्टोर कर सकें। हमने अपना डेटा स्टोर भी किया ना, वहाँ से डेटा जो है लीक हो चुका है, उसके बारे में ये न्यूज़ आ रही है। सीता क्या है, ये विकीपीडिया पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैंने विकीपीडिया का आर्टिकल लगाया है। अभी जो मैंने डेटा बताया था वो डेटा थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 200 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 400 मेंबर्स बताए गए हैं, 2800 कस्टमर्स वगैरह इसके आज के टाइम पर हैं। यानी कि जो डेटा है थोड़ा सा ये ज़्यादा ही है। मैंने आपको बता दिया हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फाउंड करा कब गया था, CEO कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। हेडक्वार्टर बस इसके बारे में ध्यान रखना। बेसिकली आर्टिकल ही, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस खाली ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप याद रखो। मैं इसको छोड़ भी सकता था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, छोड़ने से क्या होता, इस वजह से मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है। नाउ यहाँ पे आता है एक बहुत ही शानदार आर्टिकल, जहाँ पे बात करी गई है आर्कटिक जो है आज के टाइम पर गर्म हो रहा है। आर्कटिक के अंदर आप देख पाओगे पूरा का पूरा आइस है, ठीक है, बर्फीली जगह आपको देखने को मिलेगी। अब जिस तरीके से हमारा टेम्परेचर गर्म हो रहा है, ये बर्फ़ पिघल रही है और आर्कटिक जो है हमारा काफ़ी तेज़ी से पिघल भी चुका है। उसके बारे में बताया गया है कि पिछले सालों में हम कंपेयर करें तो बहुत ही तेज़ी से आज के टाइम पर ये पिघलता हुआ नज़र आ रहा है। कौन सा वाला रीजन, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला रीजन, जहाँ पे बर्फ़ काफ़ी भरपूर आपको देखने को मिल जाएगी। जो ये आर्कटिक सी आइस है, ठीक है, ये आज के टाइम पर विक्टिम बन चुका है इस वार्मिंग का। और ये बोला जा रहा है लगभग 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये आज के टाइम पर पिघलता हुआ नज़र आ रहा है। और उसी के साथ जो एमएप मतलब आर्कटिक मॉनिटरिंग असेसमेंट प्रोग्राम, इन्होंने एक रिपोर्ट बताई, ठीक है, ये देखो आर्कटिक वाले रीजन को मॉनिटर करता है। इन्होंने एक रिपोर्ट दी, उसमें ये बताया कि देखो भाई आज के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इनफैक्ट जो 1971 से लेकर 2019 का अगर हम गैप देखें तो ये जो आर्कटिक है वो काफ़ी हद तक पिघला है, और जो टेम्परेचर है आर्कटिक वाले रीजन का वो बढ़ा है लगभग 3.1 डिग्री सेल्सियस से। अगर इसको हम कंपेयर करें प्लैनेट के टेम्परेचर से, हमारे पूरे अर्थ के टेम्परेचर से, तो आप देख पाओगे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लेकिन आर्कटिक वाला एनुअल टेम्परेचर इसका बढ़ा है 3.1 डिग्री के आसपास।
इस वाले रीजन का। ओके, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, मतलब कि जो आर्कटिक है वो हमारा आज के टाइम पर पिघलता हुआ नज़र आ रहा है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये है आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम। मैंने आपको बताया एमएप है, इसने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। ये यही रिपोर्ट सबमिट करता है, ये ढेर सारी रिपोर्ट्स जारी करता है जो कि आर्कटिक के ऊपर रिसर्चेस करता है, ठीक है। जो भी इनके रिगार्डिंग इश्यूज़ होते हैं, क्लाइमेट इश्यूज़, पॉल्यूशन इश्यूज़, उनके ऊपर रिसर्चेस करके ये रिपोर्ट्स बनाता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अब यहाँ पे ये जो आर्कटिक आइस है पिघल रही है, काफ़ी हद तक पिघल चुकी है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे मेंस में आंसर राइटिंग में ही पूछा जा सकता है। इंपैक्ट क्या पड़ेगा? पहला तो इंपैक्ट पड़ेगा ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर। दुनिया भर का जो क्लाइमेट है, वेदर है, उसके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप देख पाओगे आज के टाइम पे जो आर्कटिक है और जो एंटार्क्टिक है, ये दुनिया के रेफ्रिजरेटर की तरह काम करते हैं। मान लो दुनिया में जो हीट है, हीट अगर ये देखो हीट हीट रहेगी तो गर्मी तो हमेशा रहेगी। हीट कहीं एब्जॉर्ब भी तो होती होगी ना। तो हीट कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? यहाँ पर। आर्कटिक और एंटार्क्टिक जो है इस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर यही ना हो तो दुनिया में गर्मी गर्मी रहेगी। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वर्ल्ड के रेफ्रिजरेटर की तरह काम करते हैं और जो एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। अगर ये जो आइस है ये आज के टाइम पर ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, पानी गर्म होगा, इनका सी का लेवल भी बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें लेस आइस का मतलब, यानी अगर बर्फ़ कम होगी तो उसका मतलब लेस रिफ्लेक्टेड हीट। जो हीट है वो भी हम लोगों को जो है इंटेंस हीट वेव्स देखने को मिलेंगे दुनिया भर में। ओके, इसका मतलब ये है लेस रिफ्लेक्टेड हीट है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, देखो कहीं ना कहीं जो ये आज के टाइम पर गर्मी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन यहाँ पे जब ये एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी, आइस पहले से ही कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हमारे कंट्री के अंदर एक इंटेंसीफाई हीट वेव्स देखने को मिलेंगी। दुनिया भर में जो हीट वेव है वो चलती रहेगी। दूसरा नुकसान पहुंचता है कोस्टल कम्युनिटीज़ को। देखो क्या हुआ, बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, सी का लेवल बढ़ेगा। जो समुद्र है ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर पानी बढ़ेगा। और अगर हम बात करें 1900 से 1900 से तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का सी का लेवल बढ़ चुका है। लगभग 7 से 8 इंच जो है समुद्र का लेवल बढ़ा है अभी तक। और ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पे अगर ग्रीनलैंड आइस शीट ग्लेशियल मेल्ट हो जाए तो लगभग ये 20 फीट तक, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 20 फीट तक समुद्र के लेवल को बढ़ा सकता है। अब इससे खतरा क्या है? खतरा तो सबको है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात आप देख पाओगे, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नीचे वाला रीजन है ये सब यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे समुद्री है। अब इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो जितना भी डेवलपमेंट है, सबके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, सब इफेक्ट पड़ेगा इसको, सब ये डूब जाएगा, ठीक है, सब ये बेकार हो जाएगा। उसी तरीके से इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। पूरे दुनिया भर में जो है ये पानी का लेवल बढ़ जाएगा अगर ये बर्फ़ पिघल गई तो। ओके, तो कोस्टल कम्युनिटीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया गर्मी बढ़ेगी दुनिया भर में। गर्मी बढ़ेगी तो इससे हम लोग वेदर की आप कह सकते हो जो प्रेडिक्शन होती है वो सही से नहीं कर पाएंगे। हमारी जो फसल है हमेशा हमेशा गर्मी रहने वाली है, तो उससे जो फसल है वो और ज़्यादा बर्बाद होगी, यानी इससे हमारा फूड सिस्टम जो है वो और ज़्यादा तबाह होगा। नाउ जो फूड सिस्टम है वो अगर ख़राब होगा तो आप समझ सकते हो वर्ल्ड के अंदर क्या सिचुएशन आने वाली है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता हुआ नजर आएगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये आर्कटिक रीजन है इसका अगर हम नीचे वाला ग्राउंड हिस्सा माने, जो ग्राउंड का हिस्सा है ना, वो जो परमानेंटली फ्रोजन है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मीथेन है। और मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए आप कह सकते हो ये रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे बड़ा इफेक्ट है मीथेन का। नाउ होगा क्या, अगर जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी उसके बाद ये बर्फ़ पिघलने के बाद जो है ये इसका जो ग्राउंड वाला सतह वाला एरिया है वो भी पिघलेगा, परमानेंट फ्रोजन भी निकलेगा। तो फिर क्या होगा, उससे ये जो मीथेन है वो रिलीज़ हो जाएगी। मीथेन भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को एटमॉस्फेयर में घुलती हुई नज़र आएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। मतलब हर तरीके से संकट ही है अगर यहाँ पर ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है श्री कुमार बनर्जी के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनकी डेथ हो गई है, उसी वजह से न्यूज़ के अंदर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने दुख दिखाए इनके निधन के ऊपर, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना। ये कौन थे? फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन थे, इनका नाम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपसे वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुई थी, आप भूल जाओ, लेकिन ये याद रखना। एक ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर थे। ये रिटायर हुए एज अ चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग AECI बोलते हैं, ठीक है, इसके चेयरमैन थे, रिटायर हो गए। उसके बाद साथ ही साथ ये सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भी यहाँ पर आप कह सकते हो सेक्रेटरी की तरह इन्होंने काम किया।
उसके साथ जो इंडिया और यूएस का न्यूक्लियर डील हुआ था, उसमें इन्होंने हेड किया था, ठीक है, हेड एक तरीके से यही थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी भी थे। उसी के साथ साथ इसके सेक्रेटरी होने से पहले ये बार्क के डायरेक्टर रह चुके हैं, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। तो आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये बन सकते हैं, सॉरी बन जाते हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला गया इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग साइंस के लिए 1989 में। उसी के साथ पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इनको 2005 में। ओके, ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ से आप थोड़े से छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, अभी जितना डिटेल में हम लोग को बात करनी थी वो हमने देख लिया है। जिस आर्टिकल में डिटेल में जाने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं डेफिनेटली जाने वाला हूँ। यहाँ पर बात करी गई है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। तो गुजरात के गवर्नर ने एक तरीके से रजामंदी दे दी है कि ये जो बिल है ये लाया जाएगा, एक तरीके से बिल ले आए गए हैं। ये जो लव जिहाद है उसके अगेंस्ट में ये बिल काम करने वाला है। नाउ क्या है इसका मतलब? ये जो बिल है ये जो पास किया गया है, अभी हमने देखा जो बजट सेशन हुआ वहाँ पर मार्च 2021 में, तो वहीं पर ये जो बिल है इसको पास किया गया। अब इस बिल से पास होने से क्या फ़ायदा होगा? इस बिल में ये बोला गया, देखो 3 से 10 साल की जेल हो सकती है उस बंदे को जो कि फोर्स करेगा या फिर फ्रॉड तरीके से, यानी कि देखो ज़बरदस्ती या फिर धोखेबाजी से कोई किसी से शादी कर लेता है। और क्या पर्पज़ है उसका? पर्पज़ ये है कि उसकी जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। रिलीजन को उसके मतलब मान लो ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। मेल क्या कर रहा है? अगर इस फीमेल को ज़बरदस्ती कर रहा है या फिर धोखेबाजी से इससे शादी कर लेता है और फिर इसका रिलीजन बदलवाता है, एक तरीके से शादी करी क्यों जा रही है? ताकि इसका रिलीजन बदल जाए। तो जो है इसके अगेंस्ट जो है ये बिल काम करेगा, इन चीज़ों को रोकेगा, यानी कि फोर्सफुली और ये धोखेबाजी से किसी का रिलीजन ना बदला जाए। ओके, नाउ यहाँ पे जो बिल है आप कह सकते हो अमेंडमेंट हुआ है। ये जो बिल इसके अंदर मैंने आपको बताया, ये जो पहले वाला बिल था हमारा गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। अब जो यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ है इसका मेन मकसद ये है कि आज के टाइम पर आप देख पाओगे वेमेन है, वेमेन को बहला फुसला कर जो है शादी कर ली गई, फिर उसके बाद जो है उनका पर्पज़ ये है कि हमें क्या करना है, उसके रिलीजन को चेंज करना है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर ये बिल कम करने वाला है, एक तरीके से फोर्सफुली किसी के भी रिलीजन को चेंज नहीं करने देगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और इसी तरीके का बिल जो है मध्य प्रदेश लेकर आ चुका है, उत्तर प्रदेश लेकर आ चुका है। इन्होंने भी ये एंटी लव जिहाद बिल्स को, लॉस को यहाँ पे पास किया है, ठीक है। जहाँ पर कोई अगर धोखेबाजी से या फिर ज़बरदस्ती किसी से शादी करता है, उसका रिलीजन बदलवाता है, तो वो काम नहीं करने दिया जाएगा। ओके, ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप के बारे में। अब ई कोर्ट का समझ रहे होंगे मतलब आप, ई कोर्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, मतलब मोबाइल या फिर ऑनलाइन के थ्रू आपका सारा काम हो जाने वाला है। तो ये जो मोबाइल ऐप है इस पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो ई कमेटी है उसने इस मोबाइल ऐप को रिलीज़ कर दिया है। और ये जो मोबाइल ऐप है ये आपको 14 भाषाओं के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो ऐप है ये अवेलेबल है 14 भाषाओं में। वो कौन कौन सी हैं? वो है इंग्लिश, हिंदी, आसमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। अब ये जो ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप है इसका क्या बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट मिलेगा सभी लोगों को, जो भी लिटिगेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, लॉयर, लॉ फर्म्स, पुलिस वाले हो गए या एजेंसीज हैं, यहाँ पे सभी को जो है यहाँ पर ये फ़ायदा मिलने वाला है। लगभग 57 लाख के आसपास ये डाउनलोड हो चुके हैं। नाउ ये जो ऐप है ये एक तरीके से पर्सनलाइज्ड डिजिटल डायरी की तरह काम करने वाला है। आपके हाथ में मोबाइल है, वो एप्लीकेशन है, उसमें आपके पास सारा डेटा है, कोई भी केस है उसकी सारी डिटेल्स हैं आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल रहेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, यानी कि फ्री में आपके पास हाथ में मोबाइल है, उसमें आपके पास सारा डेटा है। ओके, नाउ ये जो यहाँ पे आप देख पाओगे जो जस्टिस धनंजय वी चंद्रचूड़ है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो मोबाइल ऐप है, ये जो फ्री मोबाइल ऐप है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। इनफैक्ट सिटीजन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। लोगों को फ्री में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होने वाली है। नाउ उसके बाद बात करेंगे आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है लिव इन कपल्स के बारे में। तो देखो पंजाब और हरियाणा ने क्या बोला? पंजाब और हरियाणा ने बोला जो लिव इन रिलेशनशिप है, आपने इसके बारे में तो सुना होगा, जो ये लिव इन रिलेशनशिप है इसको एक तरीके से वैसे ही ये जो आप कह सकते हो इनके पास वही हक है जैसे कि किसी की शादी हो जाती है, जो कि मैरिड पर्सन होते हैं, जैसे हक उनके पास होते हैं वैसे ही हक इन लोगों के पास भी हैं। तो मतलब कि एक तरीके से उसको लीगलाइज करने की बात करी गई है। तो आप देख पाओगे ये जो यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया
कि कोई पार्टनर है, उसके पास है हक है, उसके पास राइट टू चूज़, यानी कि उसके पास राइट है, उसके पास हक है कि वो अपने पार्टनर को चूज़ कर सकता है। ठीक है? ये सब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं। जो पंजाब और हरियाणा है, हाई कोर्ट है, इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके पास हक है कि वो अपना रिलेशनशिप में रह सकता है, फिर वो मैरिज कर सकता है, उसके बाद वो नॉन फॉर्मल अप्रोच में भी रह सकता है, ठीक है? लिव, जिसको हम लोग बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप, उसमें भी यहाँ पर रह सकता है, ऐसा यहाँ पे पंजाब हरियाणा के द्वारा बोला गया। नाउ हाई कोर्ट ने ये एक चीज़ और क्लैरिफाई करी है, जो ये कपल हैं लिव इन रिलेशनशिप में, उनके पास सेम राइट ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैरिड कपल्स के पास होते हैं, जो भी जिनकी भी शादी हो चुकी है, जैसे उनके पास राइट्स हैं, उसी तरीके से इन लोगों के पास भी हक हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से इन लोगों को जो लिव इन रिलेशनशिप है, उसको काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि सोसाइटी है, सोसाइटी में देखो बहुत सारे लोग देखेंगे यहाँ पर ये इलीगल है, लीगल नहीं है, इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन हाई कोर्ट ये बोलता है कि हर एक पर्सन है, हर एक पर्सन के पास उसके खुद के हक हैं, ठीक है? लाइफ एंड लिबर्टी है, ठीक है? हर एक पर्सन के पास, तो उसको पहली बात यहाँ पर अपने इंडिविजुअल के उसके खुद के व्यूज़ हैं वो प्रोटेक्ट कर सकता है। हम लोग मतलब जी जो लोग हैं ना, इंडिविजुअल पर्सन है, आप हो, मैं हो, कोई भी, हमारे पास अपने खुद के राइट्स है। वो राइट्स कौन कौन से, हम लोग अपने पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग को ऐसा ही स्टेटस मिलना चाहिए जैसे कि मैरिड कपल को मिले। तो एक तरीके से यहाँ पर जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको लीगलाइज करने की यहाँ पर बात करी गई है। एक और लास्ट आर्टिकल है यहाँ पर, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बात करी गई है चाइना के CEEC प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसमें से अभी जो लिथुआनिया है वो बाहर आ चुका है। लिथुआनिया ने बोला है कि मैं यहाँ पर इस कोऑपरेशन को क्विट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगा। ये कोऑपरेशन क्या है, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसके पीछे का रीज़न लिथुआनिया ने ये बताया, क्योंकि ये डिवीज़न कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? ये प्रोजेक्ट लिथुआनिया की हम लोकेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी है। लातविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, देखिए यहाँ पर नीचे आप देख पाओगे बेलारूस हो गया, रशिया हो गया, इसके नीचे पोलैंड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बाल्टिक सी देखने को मिलेगा, ऊपर गल्फ ऑफ रिगा देखने को मिलेगा। लिथुआनिया की कैपिटल कौन सी है, वो है विल्नियस, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ देखो हुआ क्या है, ये जो चाइना का प्रोजेक्ट है, कॉपरेशन बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं CEEC, ठीक है? सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। तो यहाँ पे एक तरीके से चाइना का प्रोजेक्ट है, मतलब चाइना और जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये आपस में मिलकर काम करती हैं। एक तरीके से इनिशिएटिव है चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा ये लाया गया था, ताकि ये सारी जो कंट्रीज़ जो भी आती हैं इसके अंदर में, वो आपस में मिलकर बिजनेस हो गया, इन्वेस्टमेंट रिलेशंस हो गया, उसको और ज़्यादा मजबूत करें, उसको प्रमोट करें। चाइना के साथ साथ यहाँ पे 16 कंट्रीज़ आ जाती हैं जो कि सेंटर और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से बिलोंग करती हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखना, मैं यूरोपियन यूनियन नहीं बोल रहा हूँ, ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करी जा रही है। तो अब यूरोपियन यूनियन की बात हो ही गई है, तो एक क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन के अंदर कितने कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी, कितने मेंबर्स हैं, नीचे ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ सभी लोग। अब यहाँ पे देखो, देखने वाली बात यह है, ये जो फॉर्मेट लाया गया था, इसको फाउंड करा गया था 2012 में वर्सो के अंदर इसको लाया गया था। नाउ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो चाइना का प्रोजेक्ट है एक तरीके से 16+1 जो है इसको 17+1 बोला गया है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो चाइना का ये 17+1 का कॉपरेशन फोरम है, इसके अंदर कंट्रीज़ हैं सारी की सारी, चाइना भी है, ठीक है? ये सब मिलकर बिजनेस वगैरह में, इन्वेस्टमेंट वगैरह में साथ में मिलकर काम करते हैं। लिथुआनिया से बाहर निकल चुका है। अब लिथुआनिया से बाहर निकल चुका है तो ये 17+1 से 16+1 हो चुका है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन सी यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बोला गया जो सेंट्रल यूरोप में देखने को मिलेंगी, ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेंगी, वही सारी कंट्रीज़ यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है? इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चाइना का ये कॉपरेशन किस चीज़ के लिए है, ठीक है? बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के प्रमोशन के लिए। उसके बाद लिथुआनिया के बारे में बात करें, हमने देख लिया, ये कंट्री आपको देखने को मिलेगी बाल्टिक रीजन में, क्योंकि बराबर बाल्टिक सी है। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है वो है विलेनस, इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग यहाँ पर काफ़ी डिटेल में जा रहे हैं, सारे आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को इनिशिएटिव पसंद आया होगा। नाउ देखो गाइस, अगर आप लोगों को इस लेक्चर की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर फॉलो करो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे वहाँ पर पूछो। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।